ही नहीं है मतलब। क्या बताऊं, क्या बताऊं भाई, हमसे जो पूछेगा उसको बताएंगे, क्या बताऊं। हम पूछ रहे हैं, आप मतलब तसल्ली दे दें कम से कम कि वाकई हो गया, इसी तरह करना था, तो इसी तरह करना था, या कुछ गड़बड़ हो गई है, या कुछ भी। जी हाँ, ऐसे ही करना था आपने। जो है सबमिशन करा दी, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया कि आपने 5 अगस्त तक का इंतजार नहीं किया, जल्दी करा। वही, अब हमारी बायोलॉजी की जो एक क्लास नहीं हो पाई थी उस चक्कर में, कल हुई थी और आज फिर इसीलिए रखिए ताकि जो हमारा इस वीक का टारगेट था वो पूरा हो जाए। और कल का जो टॉपिक बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे वो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक टेक्निकल टॉपिक था। और अच्छी बात यह है कि उसे बगैर किसी वक्फे के हम उसके आगे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि आज एंजाइम का लास्ट लेक्चर भी है। तो उम्मीद है कि कल वाली बातें जहन में घूम रही होंगी, और अगर नहीं भी घूम रही है तो डायग्राम देख के कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। कल हम लोगों ने कॉम्पेटिटिव और नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर की बात की थी, उनके ग्राफ्स बनाए थे, और वी मैक्स और के एम पर उनका इफेक्ट देखा था। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। सर। और पूरी डिस्कशन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आखिर में हाईलाइट किया था वो ये था कि कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर के केस में वी मैक्स सेम होती है और के एम डिफरेंट होती है, और नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर के केस में वी मैक्स डिफरेंट होती है, के एम सेम होती है। खैर, उसके बाद फिर हमने डबल रेसिप्रोकल ग्राफ की हेडिंग लगाकर आपको ये कहा था कि चूंकि ये भी एक घन चक्कर कर देने वाली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको कल समझेंगे, और आज वो कल आ चुका है। इस ग्राफ को समझने के लिए मैं पहले इसकी लॉजिक तो समझाऊंगा ही, लेकिन बार बार बता रहा हूं कि ये जो 2 पॉइंट मैंने सर्कल में लिखे हैं, जो बच्चा जितने अच्छे से इसको याद रखेगा उसके लिए ग्राफ उतना आसान हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तो फिर भी लगेगा, लेकिन बहरहाल आपको ये लगेगा कि डूएबल है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो समझते हैं डबल रेसिप्रोकल ग्राफ कहते किसे हैं। तो उसके लिए बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। अब बैकग्राउंड क्या है आइए समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जब आप एंजाइम एक्टिविटी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पर आप रखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यस और यहाँ आप रखते हैं एंजाइम जी एक्टिविटी। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए बच्चे आप सबका। जी बिल्कुल। और जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो कुछ ऐसे ऑब्टेन होता है, यस यस। लड़कियों। ओके मेरे बच्चों, और इस ग्राफ को ऑब्टेन करने के बाद आप इसमें जो पॉइंट ऑफ वीमैक्स बनाते हैं वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, जहां पर एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाती है, जो रफली हमारे इस ग्राफ में कहीं यहाँ पर कहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? यस। हाँ भाई, फरजा मोहानी, निमरा नौशाद, क्लियर है बेटा? अब लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, जब हम थ्योरेटिकली ये ग्राफ बना रहे हैं समझाने के लिए, तब तो ये ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। लेकिन 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम लैब में खड़े हुए हो, तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है और तुम्हारे पास एंजाइम भी है, और तुम एक्चुअली लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंटली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के जरिए एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हो। इमेजिन करो प्रैक्टिकल सिनेरियो। ये लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ तो बेसिक पता हो कि जो जिस ग्राफ पे हम जा रहे हैं वो जा क्यों रहे हैं, वरना बच्चों को पता कुछ नहीं। समझे क्या कहा मैंने? कि थ्योरेटिकली, सिर्फ थ्योरेटिकली समझने के लिए तो ये ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम प्रैक्टिकल पर्पस को सोचें, प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंटल पर्पस को सोचें, तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस में आपके सामने जब सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा और ग्रेजुअली आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और उस पर एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट करते जाएंगे, तो सबस्ट्रेट, आप जानते हैं थ्योरेटिकल रिलेशन क्या है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगी। यस और नो? यस यस। सर। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मेरे नन्हे काको, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एक्टिविटी बढ़ती है। ग्राफ में हम जब थ्योरेटिकली देख रहे होते हैं हम देखते हैं कि एक टाइम आता है जहां पर एंजाइम
कि एक्टिव साइट सारी की सारी सैचुरेट हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। बट प्रैक्टिकली जब आप ये ग्राफ बनाएंगे, प्रैक्टिकली जब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली जब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ना शुरू होगी, तो बेटा वो पॉइंट जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी वो पॉइंट जहां पर प्रैक्टिकली एंजाइम का एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाता है, वो पॉइंट इतनी जल्दी नहीं आ जाता, बल्कि वो पॉइंट बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर जाकर अचीव होता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिस पॉइंट इज अचीव्ड वेयर एक्टिव साइट्स बिकम सैचुरेटेड एंड एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी। अब अगर मुझे जो Vmax है, एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी का पॉइंट है, प्रैक्टिकली वो बहुत हाई वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा, फिर मैं इन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करूंगा, तो मुझे बताओ ग्राफ में वैल्यू जब बहुत ज्यादा बड़ी होती जाएगी तो ग्राफ प्लॉट करना फिजिबल होगा? बोलो भाई। जब आप वैल्यू आपने जीरो से स्टार्ट की है और ग्राफ में वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लार्ज हो गई है, तो ग्राफ का स्केल सिलेक्ट करना और ग्राफ में उतनी बड़ी वैल्यू को लिखना, एडजस्ट करना, उसको स्केल पर सही रिलेशन में डिवाइड करना, ग्राफ बनाना तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे भाई। ग्राफ का जो स्केल होता है, जो आप उसमें स्केल और सिलेक्ट करते हैं जिसके हिसाब से वैल्यूज रखी जाती हैं, जब एक वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और दूसरी वैल्यू उसके प्रोपोर्शन में जो है वो बढ़ रही होगी, उसको ग्राफ में रखने के लिए जब जाएंगे, स्टार्ट करना है जीरो से और एंडिंग वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ग्राफ में उसकी प्लॉट करने की जो फिजिबिलिटी है या जो उसकी एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी या खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ये बात लड़कियों तुम लोगों को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर ये हट गई तो। मुझे मुसलसल जवाब चाहिए होता है मेरे बच्चे। मैं बार बार जिताने के लिए नहीं बता रहा, बट ये स्कूल में पढ़ोगे, मैं देखता हूँ स्कूल में कौन सा टीचर तुमको कितना समझाता है कि ये मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ। खुदा के बंदो थोड़ा मुंह खोल के बात करो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। क्या कहा मैंने कि जो ग्राफ हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरेटिकली इस ग्राफ को बनाना बहुत आसान है, इससे कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो Vmax का पॉइंट है, जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी का पॉइंट है, वो अचीव होता है बहुत बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर। यानी इतनी आसानी से नहीं आ जाते जैसे हमने यहाँ दिखाया है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो थोड़ा देर के बाद जो है वो Vmax का पॉइंट आ गया। नहीं, थ्योरेटिकली तो ट्रेंड यही है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जब आप प्लॉट करते हैं तो ये Vmax का पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पर अचीव होता है। अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा, ग्राफ में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी तो ग्राफ की प्लॉटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। और जब ग्राफ की प्लॉटिंग डिफिकल्ट है, मुश्किल है, उसके स्केल सिलेक्शन मुश्किल है, तो हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पस में, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए this simple graph is not feasible। क्या तुम लोग मेरे बारे में बात समझ गए हो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जब आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ये ग्राफ बनाना फीजिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और क्यों नहीं होगा? क्योंकि Vmax की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में बहुत हाई लगती है और वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डबल रेसिप्रोकल ग्राफ। देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि वैल्यू जितनी बड़ी होती जाए, जब मैं उस वैल्यू को 1 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर उतना छोटा होता जाएगा। यस और नो? ये बेसिक मैथ्स का सेंस है आप सबको कि अगर एक वैल्यू, मिसाल के तो चले आप एग्जांपल भी दे देते हैं कि 2 को अगर 1 से डिवाइड कर 1 को 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहां आंसर आपके पास 0.01 आएगा, यहाँ 0.5 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है, जब आप उसे 1 से डिवाइड करते हैं तो स्केल छोटा हो जाता है, वैल्यू छोटी हो जाती है, और छोटे वैल्यूज को ग्राफ में एक्यूरेटली प्लेस किया जा सकता है।
तो साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि थ्योरेटिकल ट्रेंड तो यही है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में फीजिबल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा मैथ इस्तेमाल करते हैं। क्या मैथ इस्तेमाल करते हैं कि रादर देन ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को एंजाइम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, rather than drawing a graph between enzyme activity or velocity and substrate concentration, they have decided to plot a graph between 1 upon substrate concentration and 1 upon enzyme activity. दोनों को रिवर्स क्यों किया है? अगर एक को रिवर्स करते तो फिर तो रिलेशन ही उलट जाता ना। क्या ख्याल है भाई? अगर दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो रिलेशन वही रहेगा, यस और नो? जी जी सर। तो बेटा जो ये जो ग्राफ बिटवीन 1 अपॉन सबस्ट्रेट एंड 1 अपॉन एंजाइम एक्टिविटी बनता है, इसको हम कहते हैं डबल रेसिप्रोकल ग्राफ। एम आई क्लियर? यस सर। अब डबल रेसिप्रोकल ग्राफ बनाने से पहले मैं तुम्हें कुछ, क्योंकि जाहिर है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगेगा, तो मैं इसके कुछ की पॉइंट्स दे दूं। एक तो ये पॉइंट याद रखने तुमने को, जो मैंने ऊपर बताए थे, बार बार बोल रहा हूँ, जो सर्कल में लिखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये हेल्प करेंगे, वरना घन चक्कर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये ग्राफ बहुत आसान है जो अभी मैंने बनाया था, लेकिन डबल रेसिप्रोकल ग्राफ में कॉन्सेप्ट ज्यादा, रेक्टिफिकेशन काम आएगी। ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ साथ ये एडिशनल पॉइंट्स याद रखने। क्या? कि पॉइंट वेयर line touches y-axis will be the point of 1 upon Vmax। अब यहां Vmax नहीं होगी, क्या होगी? जब डबल रेसिप्रोकल है तो 1 upon Vmax होगी। इसी तरह point where line touches, ये याद करना होगा बेटा, x-axis will be 1 अपॉन km। देखो इस जैसे वहां पर मैंने बताया था कि Vmax कैसे बनाते हैं, km कैसे बनाते हैं, यहां के लिए कुछ अलग बात है। यहां मैंने क्या कहा, यहां पर ग्राफ में जहां पर लाइन y एक्सिस को टच करेगी वो पॉइंट होगा 1 अपॉन Vmax, जहां x एक्सिस को टच करेगी वो पॉइंट होगा 1 अपॉन km। एम आई क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन चीजें दे आर लुकिंग टोटली डिफरेंट। यहां Vmax और Km कैसे बनाते थे नॉर्मल ग्राफ में? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जी यस सर। अब आए देखें, मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये मैं आपको बना के दिखा। इसके लिए आपने एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस ले लिया। अब पहली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, आप किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। पहली लाइन आपकी मोहब्बत में ड्रॉ करने जा रहा हूं बेटा। मान ले ये पहली मैंने लाइन बनाई है और ये वो लाइन है जो कि विदाउट इनहिबिशन है, विदाउट इनहिबिशन इस तरह का ग्राफ बनेगा। और आप सिर्फ उन पॉइंट्स को फॉलो करें जो मैंने भी बताए। क्या बताया था मैंने? जहां पर लाइन टच कर रही है वाई एक्सिस को, वो पॉइंट क्या लेबल करेंगे हम? ये 1 अपॉन एंजाइम एक्टिविटी चल रहा है और ये 1 अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट क्या होगा? 1 अपॉन Vmax। और जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ये पॉइंट क्या होगा? 1 upon km। या 1 अपॉन केम नहीं, -1 अपॉन केम लगाना होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया ना। इज दैट क्लियर? यस बेटा ये लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है नो इनहिबिशन को, जब इनहिबिशन नहीं है। अब जब तुम्हें अच्छा इस लाइन को बनाने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, सीधी सीधी तुमने लाइन बना दी। अब बाकी जो कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव वाला है ना, एग्जाम में स्केच करने के लिए भी आ सकता है और स्केच हुआ होगा आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। तो अब दिमाग लगाओ जरा, कंपैटिटिव इनहिबिटर के लिए सोचो, कंपैटिटिव इनहिबिटर में क्या चीज सेम होती थी, क्या चीज डिफरेंट होती थी? सर ये जो बीच में डॉट बनाया है ये 1 अपॉन Vmax, 1 अपॉन 2 Vmax नहीं होगा? 2 Vmax क्यों? ये हाफ Vmax।
पे आ रहा है ना ये वाला कोई। नहीं बेटा, यहाँ पर वो हाफ वी मैक्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है चंदा, वो कॉन्सेप्ट पीछे छूट गया। ये तो कॉन्सेप्ट ही टोटल नया है क्या, कि जहां लाइन वाई एक्सिस को टच करेगी वही पॉइंट 1/v होगा। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कंपैटिटिव इनहिबिटर के लिए क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, जल्दी बताइए। वी मैक्स सेम होता है नहीं, और वी KM मैक्स डिफरेंट होता है। कंपैटिटिव इनहिबिटर के लिए वी मैक्स सेम होता है और KM डिफरेंट होता था। और डिफरेंट क्या, ज्यादा होता था कम होता था? ज्यादा होता था। ज्यादा। ज्यादा होता था। तो जब 1/km करेंगे तो वो ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, भाई ये देखो ना, -1/km है ना। सिर्फ लॉजिक से चलना है। देखो ये जो KM था, ये यहाँ KM की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, KM की वैल्यू ज्यादा आती थी। जब इसको बड़ी डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी, कम आएगी ना। और कम वाली जो वैल्यू है, अब लॉजिकल, कम वाली जो वैल्यू है वो इस -1/km के राइट साइड पे होगी लेफ्ट साइड पे होगी? लेफ्ट साइड पे होगी। हाँ भाई, क्या नाम है, आबाद भाई? जी लेफ्ट पे हूँ। लेफ्ट पे होगी। अब आपको समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया तुम लोगों ने। अब ये आपने एक पॉइंट लेफ्ट पे ले लिया और आपको पता है इसका वीएमएक्स भी यहां से मिलाना है। अब ये पहले ये मैं टेक्निक बता रहा हूं, अब आपको पता चल गया ग्राफ कैसे बनाना है। आपने स्केल पकड़ा और जनाबे आली ये आ गया ग्राफ किसका, कंपैटिटिव इनहिबिटर का। लॉजिकली मैं बार बार कल से बता रहा ना कि आपको अगर वो वाले पॉइंट सही से याद होंगे तो उनको यहां पर आप सही अप्लाई कर दें, काम बन जाएगा। एम आई क्लियर? जी सर। अच्छा बेटा, अब आखिरी नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर की तरफ चल रहा हूं मैं। नॉन कंपेटिटिव बाद में लेबल करूंगा इसको, ये मैं अभी बनाकर दिखा रहा हूं। एग्जाम में हो सकता है बना हुआ आ जाए और आपको लेबल करना हो, तो उसमें भी देख लोगे कि वी मैक्स जिसका सेम है और के एम जिसकी डिफरेंट है। तो यहां इसको लेबल कर देते हैं -1/km डैश। अच्छा, अब अगर नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर का बनाऊंगा तो उसमें क्या सेम होता है क्या डिफरेंट होता है? उसमें वी मैक्स डिफरेंट होता है, km सेम होता है। सेम होता है। किसका सेम होगा, km से km डैश से? किससे सेम होगा, 1/km से या 1/km डैश से? 1/km। km से। नो इनहिबिशन वाले से सेम होता है। और वी मैक्स कम होता है ज्यादा होता है? कम होता है। वी मैक्स कम होता था ज्यादा होता था बच्चियों? कम होता था। तो जब 1/v मैक्स का पॉइंट लेंगे तो वो ज्यादा ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऊपर आएगा। बेटा v मैक्स तो कम होती थी ना वहां पर। अब जब यहां पर आप 1/v मैक्स वाली वैल्यू लेंगे, जब वहां पर v मैक्स की जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर की वैल्यू थी छोटी, जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर तो बड़ा आएगा ना बेटा। बिल्कुल। भाई अभी मैंने समझाया कि अगर 1/2 हो और 1/10 हो तो आंसर किसका बड़ा आएगा? जो वैल्यू कम होगी उसका आंसर, जो वैल्यू कम होगी उसका आंसर बड़ा आ जाएगा ना 1/10 से डिवाइड करने के बाद। यस और नो? तो ये सारी टेक्निकल मिस्टेक्स उस वक्त नहीं करनी। अब देखो, अब आपने समझ लिया कि जो ब्लू वाला पॉइंट मैं बना रहा हूं इसका एक पॉइंट यहां मैच करेगा और एक पॉइंट इस वी मैक्स से ऊपर आएगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को यहां ले लेते हैं रफली। अब बना दो ग्राफ। आपने स्केल पकड़ा, ये आ गया 1/v मैक्स डैश और इसका km वाला पॉइंट वही होगा जो पहले का था। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी बिल्कुल आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डबल रेसिप्रोकल ग्राफ। आई होप कि तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा तो तुम्हें डुएबल लगेगी कि तुमसे हो जाए। जी बिल्कुल। आयशा, फरजा, निमरा, कुछ बात समझ में आई है थोड़ी थोड़ी या नहीं? जी सर। इट इज गोइंग टू टेक योर इन्वॉल्वमेंट ताकि आप टेक्निकली इसे गलत ना बना ले। तो अभी तो मैंने आपके सामने बनाया है, बना बनाया आएगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे इसको, ये कौन सा है?
नॉन कंपेटिटिव, ये नो इनहिबिशन और ये कंपेटिटिव इनहिबिशन। यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. ड्रॉ करो इसको समझ के, फिर आगे चलते हैं। ड्रॉ कर लिया है क्या? नहीं अभी करना है। अब बात भाई, पहले ये पढ़ा हुआ था आपने ये ग्राफ डबल रेसिप्रोकल? मुझे याद नहीं है इतने, मतलब तफसील से याद नहीं। अभी याद रहेगा कि किस किस लॉजिक से लाइन ऊपर नीचे आई है? बिल्कुल इंशाल्लाह। फरजा, आयशा, तुम लोगों को नहीं आया समझ में तो बोलो बेटा। नहीं सर, आ गया। ये कभी पॉजिटिव साइड में जाता है? नहीं। डन। एक मिनट। डन सर। हाँ भाई लड़कियों, हो गया? जी sir. जी सर, हो गया। जी sir. बेटा ये एंजाइम के इनहिबिशन का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हेडिंग बनाइएगा, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। अब्बास भाई ये तो पढ़ा हुआ है आपने अच्छे से? तो टाइम हो गया है, साल होने वाला है। ये क्या बात हुई? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। भाई अब ये टॉपिक बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे उससे। आसान है ये, लॉजिकल टॉपिक है थोड़ा। अब लिसन वेरी केयरफुली। मैं इस पूरे टॉपिक को समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को एग्जामिनर ने भी पूछा हुआ है और नोट्स में भी उसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया गया। बुक में भी वो एग्जाम्पल मौजूद है और उससे आप रिलेट भी ज्यादा कर पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूं कि गेम क्या हो रही है। देखिए, एक जब हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क, तो आप जानते हैं कि मिल्क जो है वो एक बहुत ही अहम न्यूट्रिशन का सोर्स है। और मिल्क के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं और लिपिड्स यानी फैट्स भी होते हैं। आपने सुना होगा कि मिल्क के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। और आपने लैक्टोज से रिलेटेड एक मसला भी सुना होगा जो हो सकता है आपको भी हो, क्योंकि काफी कॉमन है, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध हजम नहीं होता। क्या मतलब? जब वो दूध पीते हैं
तो उसके लैक्टोज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना करने की वजह से उनको बहुत एक्सेसिव गैसेस शुरू हो जाती हैं, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, लूज मोशन, डायरिया लाइक कंडीशन, पेट में दर्द, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। आप में से किसी को ऐसा है या किसी फैमिली मेंबर को कि जिसको दूध डायरेक्टली हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है किसी को? अबाद भाई? ये अब्बू को है। आपके अब्बू को है। और आप में से सऊदी वाली अवाम जो है, नहीं सर। नहीं सर। सऊदी वाली अवाम तो ऊँटनी का दूध पीती है, इनको कहाँ से लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा? है भाई, ऊँटनी का दूध चलता है वहां पर? नहीं सर, नॉर्मल दूध है। नॉर्मल क्या मतलब? बकरी का या भैंस का? तो काऊ मिल्क होता है। काऊ मिल्क है, बफेलो मिल्क है? काऊ। अच्छा, काऊ। यार वो अलमराई वाला दूध मिलता है ना वहां पर? जी सर, वही हाँ। इस्तेमाल करते हैं। वो ही करते हैं यार, वो मेरे बेटे को बड़ा सूट करता है। पहले यहाँ मिल रहा था, अब मिल नहीं रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या मसला हो गया। वो अभी मेरा बेटा 1.5 साल का है, तो वो उसको वो दूध बड़ा सूट करता है। अगर वो नॉर्मली भैंस का दूध पिए तो वो जो है ना उल्टी कर देता है। लेकिन अलमराई वाला बड़ा सूट कर रहा था उसको। हालांकि वो भी फुल मिल्क था, फुल क्रीम मिल्क था। पता नहीं, अब यहाँ तो एक तो दूध में भी पता नहीं क्या क्या मिला के बेचते हैं यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाली आप लोगों से कांटेक्ट करके वहां से इंपोर्ट करा लें आप तो अलमराई वाला मिल्क। सर DHL कर देते हैं आपको। आप नोट्स भेज दें, हम आपको दूध भेज देते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंज ऑफर है? जी। अच्छा, कितनी एक्सपायरी होगी पूरे साल की? पूरे साल की एक्सपायरी होगी? सर वो बड़ा वाला डब्बा भेज। अच्छा, नहीं आप भेजे नहीं? जब आप पाकिस्तान आने का किसी का प्लान नहीं? तुम लोग आए नहीं पाकिस्तान यार? अभी छुट्टियों में पाकिस्तान आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? फ्लाइटें बंद हैं। कहाँ बंद है? लोग आ ही रहे हैं जो आने वाले हैं। जाने की बंद है, फिर वापस कैसे आएंगे? वापस कहाँ, किसने आने होगा? यहीं रह जाना। नहीं ना, तो क्या पता किसी की अम्मा जॉब करती हैं फिर। अच्छा किसकी अम्मा जॉब करती है? मेरे ख्याल है आपकी अम्मा ही जॉब कर रही है। सर टीचर। अच्छा, टीचर है? कहाँ पर? हमारे स्कूल में। अच्छा, यानी वहां टीचर है, फिर फीस भी माफ कराई हुई होगी वहां पर, है? बेनिफिट है जी भी? सर। टीचर नहीं, बाकी जी फीस, जी। बाकी फीस माफ है? नहीं मतलब डिस्काउंट है। वाह भाई वाह, ये कौन है? फरजा है? फरजा मोहानी? जी। फरजा यार, तुम बड़ी चालाक हो यार, तुम सही मतलब बेनिफिट उठा रही हो। इसका मतलब है तुम्हारी फीस यहाँ बढ़वा देते हैं, ये तो गलत बात है। निमरा, नौशाद और क्या नाम है इसका, आयशा कमरान पूरी फीस दे रही हो और तुम जो है वो डिस्काउंटेड फीस दे रही हो, नाजायज फायदा उठा रही हो, तो गलत बात है। तो वहां जो स्कूल में टीचिंग कर रही है, तो स्कूल ने क्या एकोमोडेशन भी स्कूल ने दी हुई है? नहीं नहीं, वो सिर्फ मेल टीचर्स को दी हुई है। वो मेल टीचर्स मतलब स्कूल के स्टाफ को भी एकोमोडेशन मिलती है? ओह वेरी गुड। उनकी वो मिलती है, उनको मतलब सैलरी में ही उनके वो फीस वगैरह दे देते पूरे हैं। साल का किराया दे देते हैं ताकि आपको जहाँ भी रहना जी। है। अच्छा अच्छा, बेहतरीन हो गया यार, ये तो बड़ा सेट सीन है। नहीं, मैंने मेडिसिन के हवाले से मेरा एक जमाने में इरादा हुआ था कि 2 साल के लिए मैं किसी गल्फ कंट्री में या किसी तरफ आ जाऊं। तो काफी ज्यादा फैसिलिटी ऑफर कर रहे थे। मतलब एक टेस्ट वगैरह देने के बाद जो है वो उनका यही था कि अगर आपका हो जाता है सिलसिला तो फैमिली अकोमोडेशन 6 महीने के अंदर और वो तमाम चीजें। तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया था कि मैं चला जाता हूँ। फिर बस मुझे यहाँ की मट्टी ने जाने नहीं दिया। मेरे वतन की मट्टी से मैं दगा नहीं कर सकता। तुम हाय हाय। तुम दगाबाज लोग जो भाग गए हो ना, हैं? कि तुम्हारे पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तानी लिखा हुआ है या सऊदी लिखा हुआ है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी लिखा। फिर पाकिस्तान कैसे पाकिस्तानी हो तुम लोग? गैरत अंदर से, जमीर और खून जोश नहीं मारता? तुम्हारा वतन तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारे वतन को तुम्हारे खून की जरूरत है, और तुम वहां बैठ के सऊदी में इंजॉय कर रहे हो। सर लाइन ब्लॉक हो जाएगी सऊदी। क्या हम हो तो बचपन से ही मतलब सऊदी में? बाहर ही है। बचपन नहीं से? सब पहले हम लोग उधर थे, दुबई में थे, फिर हम यहाँ दुबई से यहाँ आए। पहले दुबई में थे, फिर यहाँ आ गए, लेकिन पासपोर्ट पे पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान ही है जिसने तुम्हें इतना इज्जत दी है कि पासपोर्ट पे तुम्हें अपनी जो है ना वो निस्बत लिखने का मौका दे दिया है। वरना दुबई में रहे, सऊदी में बचपन से बड़े हो गए, क्या उन सऊदियों ने तुम्हें इतनी इज्जत दी कि तुम अपने पासपोर्ट पे सऊदी लिख सको? सोचो कभी इसको।
अब तो जाहिर है कि तुमने वहीं आंख खोली है, वहीं के लाइफस्टाइल से यूज टू हो गए होगे, तुमसे तो पाकिस्तान में गुजारा भी हो जाए बड़ी बात है। पाकिस्तान में आके मजा आता है जब आप लोग पाकिस्तान आते हैं तो? सर बहुत। आता है मजा? अच्छा। हाँ। सर हम तो 7 साल बाद गए थे अभी दिसंबर में। अच्छा, हमारे पिछले साल एक बच्ची थी एक ग्रुप में, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान से निकल जाता है, नहीं पिछले साल भी नहीं, पिछले से पिछले साल, अमीना 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 थी वो, आई गेस जद्दा से थी या रियाद से थी, तो वो भी पाकिस्तान में ही रहती थी। वो कह नहीं मैं सर पाकिस्तान आ रही हूँ और बस जो है ना, मैंने कहा अच्छा भाई जब आ रही हो ठीक है, लेकिन सऊदी से आपसे हम कुछ डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन ढेर सारा जमजम और ढेर सारा जो है ना वो खजूरें आपने ऑथेंटिक वाली अच्छी वाली हमें देनी। हाँ 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 सर ठीक है सर, कोई मसला नहीं है बिल्कुल। भाई वो आई 10 दिन यहाँ रही और चली भी गई वापस। मैंने फिर उसको इतना जलील किया था ना, पूरे साल वो जलील होती रही थी। मैंने कहा यार तुम लोग कितने सऊदी लोग, तो मैंने सुना सखी होते हैं, ये सखावत का तुमने ये मुजाहरा किया कि तुम आकर चली भी गई तुम्हें। ओए ओए क्या बोले। खैर तो बेटा ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारा वतन तुमने छोड़ दिया। ओए होए। नहीं सर आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं ए लेवल के बाद आ जाएंगे। मेडिसिन मेडिसिन तो पाकिस्तान से करोगे ना? जी सर। प्लान तो यही है सर। अब देखो कैसे मफाद परस्त लोग हैं कि जहां सस्ता पड़ रहा है ऑप्शन, जहां सर बेनिफिट तो देखना पड़ता है। यार या अल्लाह यार, जहां बेनिफिट हो रहा है वहां की तरफ रुख कर लो। अरे अरे मेरे बच्चों, तो कल सर को अपना वतन पुकार रहा है हमें सर। हाँ वहां जो वतन वतन परस्ती, वतन पुकार। और ये वतन जब मेडिसिन पूरी हो जाएगी तो फिर पुकारना बंद कर देगा या फिर भी पुकारता रहेगा? नहीं सर पुकारेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये निमरा नौशाद की कोई आवाज नहीं आ रही। आयशा कामरान एक्साइटेड लग रही है, फरजा भी एक्साइटेड लग रही है, निमरा बोल रही है मैं सऊदी में ही ठीक हूँ, सर को जो बोलना है बोलने दो। नहीं नहीं मैंने बोला था। अच्छा, तो बहरहाल आप लोगों का ताल्लुक कराची से है ना या लाहौर से? मैं नहीं सर लाहौर से। कराची। लाहौर, अच्छा ये निमरा का ताल्लुक लाहौर से? लाहौर से, अच्छा जी, लाहौर से। और फरजा आपका? आपका तो बड़े सगीर से होगा जी, आपका ताल्लुक भी कराची से है फरजा? जी सर कराची। कराची वाले हो, कराची वाले, कराची वाले, कराची। अच्छा जी, चलो बैक टू द डिस्कशन, बहुत ऊट-पटांग बातें हो गई। तो बात निकली थी दूध से दूध से बात कहीं और चली गई, वापस आ जाते। तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस का सबको आइडिया है ना क्या होती है? जी सर। जी सर। तो अब आपको इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है मार्केट में? कि मार्केट में आप जब जाते हैं, यहां तो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है, लेकिन सऊदी में तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आपको लैक्टोज फ्री मिल्क मिलता है। लैक्टोज फ्री मिल्क क्या होता है? वो मिल्क जिसमें लैक्टोज की क्वांटिटी या तो बहुत कम होती है या होती नहीं। लैक्टोज फ्री मिल्क, तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो लैक्टोज फ्री मिल्क पीते हैं ताकि उनको मिल्क में जो बाकी चीजें हैं वो तो मिल जाएं, ठीक है ना। तो अब ये जो लैक्टोज फ्री मिल्क है ये कैसे बनाते हैं, इमेजिन करो। अब मैं तुम्हें ये पूरा बहुत घुमा के बहुत दूर से लेकर आ रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, मैं करीब से ला ही नहीं रहा, मैं बहुत दूर से ला रहा हूं। मान लो ये जाहिर है इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर होता है, तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये दूध है, ये हमारे पास दूध नीला नहीं होता लेकिन व्हाइट नजर नहीं आएगा, इसलिए आप इमेजिन कर लेंगे दूध है ये, ठीक है ना। ये मिल्क है जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपको मालूम है बैक्टीरिया, जैसे हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम है, तो बैक्टीरिया के थ्रू आप एक एंजाइम आइसोलेट करते हैं जो है लैक्टेज। क्या है भाई? लैक्टेज। ज्यादातर एंजाइम याद रखना सॉल्युबल होते हैं, आपने पढ़ा है ना प्रोटीन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, आर दे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? भाई ग्लोबुलर प्रोटीन्स पढ़ा है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, सराउंड हाइड्रोफिलिक चेन हाइड्रोफोबिक को सराउंड करती है, तो वाटर से फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं।
यस और नो? या जी बिल्कुल। ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो लैक्टेज एक एंजाइम है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, लैक्टोज क्या करता है, ब्रेक डाउन लैक्टोज करते हैं। लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जो लोग लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क नहीं पी सकते, हम क्या करते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं लाकर बैक्टीरिया से आइसोलेट करके, एंजाइम लैक्टेज। लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करता है, इसमें मौजूद लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और नतीजतन गैलेक्टोज। आपको मान लें कि यहाँ नीचे एक टैप लगाया हुआ है आपने, यहाँ मान लें कि नीचे एक टैप लगाया हुआ है, तो जब आपने एक्टिविटी सारी करवा ली तो आप इस टैप के थ्रू जो है ना वो लैक्टोज फ्री मिल्क हासिल कर लेते। तो अब आप सवाल ये पैदा हुआ कि ठीक है, सारी बात समझ में आ गई, इसमें इमोबिलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो तो भी आहिस्ता से बताता हूँ। देखो अब इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, एक नहीं कई सारे प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, मीटिंग दोबारा रीस्टार्ट करके बताता हूँ, मीटिंग एंड होने वाली है।